हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 12वीं क्लास के सिलेबस को सबसे पहले लेंगे। इसमें मैं हर पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालूंगी। अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है तो कृपया करके मेरी इन वीडियो को ज़रूर देखें और मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको करवाएंगे शीत युद्ध का दौर, जिसमें मैं आपको खाली वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इस पार्ट में से कोई भी प्रश्न आप नहीं छोड़ेंगे। देखिए शीत युद्ध का दौर क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शीत युद्ध की। तो शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। शीत का अर्थ होता है ठंडा, जिसमें डायरेक्ट युद्ध ना होकर जो है तनाव का, ईर्ष्या का और भय का वातावरण हो, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य कटुतापूर्ण जो संबंध थे, जो ईर्ष्या, भय और तनाव पर आधारित थे, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1945 के बाद। अब देखिए ये किन दो गुटों के बीच हुआ। तो ये हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ठीक है। अब इसके रीजन क्या है कि शीत युद्ध हुआ क्यों, क्या कारण रहे। तो सबसे पहला रीजन है सैनिक प्रतिस्पर्धा, दूसरा है राजनीतिक अविश्वास और तीसरा है वैचारिक मतभेद। देखिए सैनिक प्रतिस्पर्धा क्या होती है कि मेरे पास ज़्यादा सैनिक हो, मेरे पास ज़्यादा पावर हो, दोनों ही देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। दूसरा क्या था कि उन दोनों के बीच में राजनीतिक अविश्वास था। उनमें क्या था कि भाई ये पीछे से, मेरे पीछे से जो है अपनी पावर ना बढ़ा ले, अपने जो प्रदेश ना बढ़ा ले, तो उनमें जो अविश्वास बना हुआ था। तीसरा था वैचारिक मतभेद। वैचारिक क्या होता है कि दोनों की ही जो विचारधारा थी वो अलग अलग थी। सोवियत संघ क्या था, समाजवादी विचारधारा वाला था, साम्यवादी विचारधारा वाला था, और जो अमेरिका है वो पूंजीवादी विचारधारा वाला देश था। तो ये तीनों ही रीजन थे शीत युद्ध के प्रमुख कारणों में। आगे पढ़ते हैं। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। देखिए सोवियत संघ क्या है, अब फिलहाल हम उसको क्या कहते हैं, रूस कहते हैं। ठीक है। तो रूस में जो साम्यवादी क्रांति कब हुई और सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा की स्थापना कब से हुई। तो इस क्रांति के बाद ही क्या हुई थी, इस विचारधारा की स्थापना हुई थी। तो ये कब हुई, 1917 में हुई। एक क्वेश्चन आता है, लाल सेना किस देश की सेना को कहा जाता है। तो लाल सेना सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है। आगे प्रश्न आता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग कब हुआ। पहले तो ये बताओ कि हिरोशिमा और नागासाकी है कहाँ पर। ये है हमारे जापान के अंदर। इन पर परमाणु बम का प्रयोग किसने किया था, अमेरिका ने किया था। कब किया था, 1945 में किया था। ठीक है। अब आगे आता है, मार्शल योजना कब शुरू हुई थी। और यही क्वेश्चन एक और आता है कि सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी। तो दोनों का आंसर एक ही है, 1948 में। ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है कि मार्शल जो योजना थी वो क्या थी। यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता देना। क्या है कि यूरोप के अंदर द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। तो उन देशों का पुनर्निर्माण करना, पुनः स्थापना करने हेतु अमेरिका ने एक सहायता दी थी, जिसे हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। आगे आता है कि नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो क्या है, नाटो अमेरिका द्वारा स्थापित एक सैनिक गठबंधन है। किसके द्वारा स्थापित, अमेरिका द्वारा स्थापित। क्या है ये, सैनिक गठबंधन है। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। जब शुरुआत में इसमें कितने देश शामिल हुए थे, 20 देश शामिल हुए थे। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाटो की स्थापना के समय कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो शुरुआत के देश वही करेंगे, तो 20 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अब वर्तमान में जो है कितने देश हैं, इसमें 28 देश हैं। और ये एकमात्र सैनिक गठबंधन है जो अभी तक बना हुआ है। ठीक है। इसके आगे क्या आता है कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए नाटो किसका है, मैंने अभी बताया आपको, अमेरिका का है। ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य होगा कि जो पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना। सोवियत संघ जो बढ़ रहा था कहाँ पर, पश्चिमी यूरोप के अंदर, उसके प्रभाव को रोकने का काम करने के लिए नाटो की स्थापना की गई थी। आगे आता है, सीटों की स्थापना कब हुई। ये भी एक सैनिक गठबंधन है और इसकी स्थापना भी किसने की थी, अमेरिका ने की थी। ठीक है। इसकी स्थापना कब की, 8 सितंबर 1954। 49 में जो है नाटो की स्थापना हुई, फिर 1954 में सीटों की स्थापना की अमेरिका ने। उसके बाद 24 फरवरी 1955 को अमेरिका ने ही सेंटो की स्थापना भी की। ठीक है। तो तीनों ही जो है अमेरिका के सैनिक गठबंधन थे। और इसके बाद क्या था, सोवियत संघ ने भी एक गठबंधन किया, सैनिक गठबंधन, 14 मई 1955। ये एकमात्र था उसके पास। इसका नाम था वारसा पैक्ट या वारसा
संधि। अब बात कर लेते हैं गुट निरपेक्षता के बारे में। गुट निरपेक्षता क्या है कि जो देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन्होंने एक अलग चीज़ का जो है निर्माण किया, स्थापना की। वो क्या थी? गुट निरपेक्षता। ठीक है, कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1961 में हुई। किसने की इसकी स्थापना? इसका प्रमुख जो श्रेय है इसको बनाने का वो जाता है भारत को। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने जो है इसके लिए प्रयास किए थे। इसके जो दोस्त थे वो इसमें शामिल हुए। कौन हुए? जमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र के जो है राष्ट्रपति थे। दूसरे थे मार्शल जोसेफ ब्रांज टीटो, ये यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे। इन्होंने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का सहयोग किया। तो इन तीनों का नाम आता है गुट निरपेक्षता को अस्तित्व में लाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं गुट निरपेक्षता के अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं। तो इसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं और 19वां सम्मेलन होगा 2023 में। इसमें जो है कितने सदस्य संख्या है या वर्तमान में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो उनकी संख्या है 120। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया में है, और ये 1961 में हुआ था। ये आप दोनों चीज़ें याद रखना कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो ये भी 1961 में खड़ी की गई थी। ठीक है, एक तरफ गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हो रहा था और दूसरी तरफ बर्लिन की दीवार खड़ी की जा रही थी। अब बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? तो ये 1989 में गिराया गया था। तो बर्लिन की दीवार का गिराना किस बात का प्रतीक है? किस बात का है? द्विध्रुवीय व्यवस्था का अंत। अब देखिए, द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या है? जहां पर दो देशों का वर्चस्व हो। दो देश कौन से थे? अमेरिका और सोवियत संघ था। तो बर्लिन की दीवार गिराई गई 1989 में और 1991 में क्या हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हो गया था। क्या हो गया था? सोवियत संघ का विघटन। विघटन होते ही क्या हुआ? सोवियत संघ खत्म हो गया। ठीक है, फिर अब कौन सा देश रह गया? अमेरिका रह गया। तो इसलिए कहा जाता है कि द्विध्रुवीय व्यवस्था जो है उसका अंत हो गया था। अब कहते हैं कि शीत युद्ध कब चरम सीमा पर था? क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 1961 में। अब 3 चीजें होगी 1961 में। कौन कौन सी? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, और तीसरा क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट के साथ साथ एक बात और पूछी जाती है कि उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय था अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, कब था ये? जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। भारत और सोवियत संघ में मित्रता संधि कब हुई? तो ये 1971 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1971 में, जब भारत में क्या था? युद्ध चल रहा था। उस समय उन्होंने सोवियत संघ से मदद मांगी थी और तभी उनकी मित्रता संधि हुई थी। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये 1939 से 1945 तक चला था। मैंने आपको बताया था कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही जो है शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। U-2 विमान कांड का संबंध किस देश से है? तो ये किससे है? अमेरिका से है। एक वाटर कांड का संबंध भी पूछा जाता है, वो भी किससे है? अमेरिका से है। किसी एक बाल्कन देश का नाम बताइए। तो ये है अल्बानिया। आगे आता है, अमेरिका ने 1970 तक की साम्यवादी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया। आप सभी को पता है कि अमेरिका की कैसी विचारधारा थी? पूंजीवादी थी। ठीक है, और सोवियत संघ की कैसी थी? साम्यवादी थी। तो जो अमेरिका था वो साम्यवादी व्यवस्था को पसंद ही नहीं करता था। तो उसने किस देश को जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनने दिया? साम्यवादी चीन को नहीं बनने दिया। लेकिन 1971 में जो है चीन साम्यवादी देश होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। आगे देखिए, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो वो नहीं किए थे चीन ने। भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? ये 1974 में हुआ था। कौन सी जगह हुआ था? पोखरण में हुआ था। भारत का जो दूसरा सफल परमाणु परीक्षण हुआ था ये 1998 में हुआ था। आगे क्वेश्चन आता है, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ये अपनाई थी चीन ने। खुले द्वार की नीति क्या होती है? सभी के लिए व्यापार के रास्ते खोल देना। आगे है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो ये किया था ब्रिटेन ने। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि ब्रिटेन को लग रहा था कि उसे इससे जो है कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए उसने क्या किया कि अमेरिका का जो नेतृत्व था, अमेरिका के नेतृत्व में जो नाटो सैनिक गठबंधन चल रहा था, उसने उसका विरोध किया।
आगे हम पढ़ते हैं गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। क्या है कि आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व दो महाशक्तियों में बढ़ चुका था। महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी? अमेरिका और सोवियत संघ। तो जो भी स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे या अपने आप को विकसित करना चाह रहे थे, उन्होंने एक निर्णय लिया कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। तो जो ये किसी भी गुट में शामिल न होने की जो नीति थी, उसे ही हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य क्या है? मैंने आपको बताया था कि 1991 में ही नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लागू हो गई थी। तो इसका मेन लक्ष्य क्या था कि जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है, अल्प विकसित कैसे, जो अपना विकास करना चाहते हैं, जो नए नए स्वतंत्र हुए हैं, तो उन्होंने क्या है कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अपनाया और उसका उद्देश्य यही था कि अपने संसाधनों पर नियंत्रण करना। जिस देश के पास जो भी प्राकृतिक संसाधन थे, चाहे वो खनिज पदार्थ थे, चाहे वो तेल था, वो उस पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे ताकि अपने देश का विकास कर सके। और दूसरा क्या लक्ष्य था कि जो पश्चिमी बाजार हैं, जहाँ पर उनका माल बिक सकता है, उनकी पहुँच वहाँ तक हो जाए, ये उनका मुख्य लक्ष्य था। अगला है, अपरोध किसे कहते हैं? अपरोध का अर्थ क्या होता है? रोकना। यहाँ हम बात कर रहे हैं जब अमेरिका और सोवियत संघ के अंदर शीत युद्ध चल रहा था तब की। तो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जब दोनों पक्ष युद्ध करने में समर्थ होते हुए भी युद्ध का खतरा न उठाना चाहे, उसे हम अपरोध कहते हैं। आप सभी जानते हो कि अमेरिका भी जो है समर्थ था, सोवियत संघ भी समर्थ था, लेकिन दोनों ही युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहते थे। उस स्थिति को अपरोध कहा जाता है। आगे आता है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय किस देश में कौन नेतृत्व कर रहा था? तो देखिए, तो जो क्यूबा के अंदर नेतृत्व कर रहे थे वो थे फिदेल कास्त्रो। अमेरिका के अंदर जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति थे और सोवियत संघ के अंदर जो है निकिता खुश्चेव राष्ट्रपति थे। ये इन देशों का नेतृत्व कर रहे थे। आगे क्वेश्चन आता है कि जो महाशक्तियां हैं वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखना चाहती हैं? ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि छोटे देश महाशक्तियों के साथ गठबंधन क्यों रखना चाहते हैं और बड़ी शक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों रखना चाहती हैं। तो मान लो छोटी सी बात है कि जो छोटे देश हैं वो तो रखना चाहते हैं, उन्हें फ़ायदा है कि बड़ी शक्ति के साथ रहेंगे तो जो आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, सामाजिक रूप से मदद मिलेगी, अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन महाशक्तियों को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन करने पड़े? तो देखिए, सबसे पहली जो बात है वो है प्राकृतिक संसाधन। छोटे देशों के अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे खनिज है और तेल आदि है। दूसरा क्या काम है कि जो छोटे देश हैं उनको अपने गठबंधन में शामिल करके उनके द्वारा वो जासूसी आराम से कर सकते थे, ठीक है। तीसरा क्या था कि जितने भी सैन्य गठबंधन हुए उसके अनुसार हर देश में जो है बड़ी महाशक्तियों ने अपनी सेना को छोटे छोटे देशों के अंदर रखा और उन देशों को ही जो है उनकी सेना का क्या करना पड़ता था? खर्चा करना पड़ता था। इससे जो बड़ी महाशक्तियाँ थी उन पर आर्थिक दबाव कम हो जाता है, इसलिए भी जो है उन्होंने छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन किए। और अगला है अपनी इच्छा थोपना। ये बहुत ही आसान है कि छोटे देश हैं उन पर जो है बड़ी महाशक्तियाँ आसानी से अपनी इच्छाओं को थोप सकती थी। आगे आता है, शीत युद्ध के प्रमुख कारण लिखिए। जो सारी बातें हो रही है शीत युद्ध की, अमेरिका और सोवियत संघ की, तो ये कहते हैं कि क्या रीजन थे कि ये शीत युद्ध हुआ। सबसे पहला जो कारण है वो है दोनों देशों की महाशक्ति बनने की होड़। एक तो दोनों ही देश क्या चाहते थे कि पूरे विश्व के अंदर उनका कब्जा हो, दोनों ही एक बड़ी महाशक्ति के रूप में खड़ा होना चाहते थे, तो दोनों की होड़ के कारण शीत युद्ध हुआ। दूसरा है अपने विचारधारा को प्रभावशाली बनाना। आप सभी को पता है जो अमेरिका है उसकी विचारधारा क्या है? पूंजीवादी, ठीक है। और दूसरा क्या है? सोवियत संघ। सोवियत संघ की क्या थी? साम्यवादी, ठीक है। तो दोनों ही क्या चाहते थे कि जो हमारी विचारधारा है, अमेरिका जो है पूंजीवादी को श्रेष्ठ मानता था, सोवियत संघ साम्यवादी को श्रेष्ठ मानता था, और दोनों ही अपनी विचारधारा को पूरे विश्व में प्रभावशाली बनाना चाहते थे, इसलिए उनके अंदर शीत युद्ध हुआ। अगला रीजन क्या है? परमाणु बमों के नुकसान से बचना। अब दोनों ही महाशक्तियां थी, दोनों ही युद्ध कर सकती थी, दोनों आमने सामने का युद्ध करके एकदम से निर्णय ले सकती थी कि कौन सी महाशक्ति है या नहीं है। लेकिन दोनों ही शक्तियां जानती थी कि एक बार युद्ध होगा तो परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा और उसमें इतना नुकसान हो जाएगा कि जो है वो पूरे समय में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए इन दोनों में क्या हुआ? शीत युद्ध हुआ। अगला है युद्ध के अत्यधिक खर्चे एवं विध्वंसात्मकता से बचना। मतलब अगर युद्ध होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और बहुत ज़्यादा विध्वंस होता है, यानी नुकसान होता है, विनाश होता है। तो इन सब से बचने के लिए भी दोनों देशों ने जो है शीत युद्ध का रास्ता
अपनाया। अब पढ़ लेते हैं शीत युद्ध के परिणाम। परिणाम क्या है कि एक तो पूरा जो विषय है, ठीक है, वो दो परस्पर विरोधी गुटों में विभक्त हो गया। मतलब जो दो गुट बन गए पूरे विषय के, एक गुट कौन सा था, अमेरिका का, दूसरा सोवियत संघ का। तो पूरा विषय दो गुटों में विभक्त हो गया, मतलब बट गया। एक तो ये परिणाम निकला। दूसरा क्या निकला, दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने सैन्य संगठनों की स्थापना कर ली। दोनों ही क्या दिखाना चाहती थी कि भाई मैं पावर में हूँ, मेरे पास ज़्यादा शक्ति है। इसलिए क्या किया, अमेरिका ने नाटो, सीटो और सेंटो 3 सैन्य संगठन बनाए, और जो दूसरी शक्ति थी सोवियत संघ, उसने वार्सा पैक्ट एक सैन्य संगठन बनाया। तो दोनों शक्तियों ने जो है अपने अपने सैन्य संगठन बनाए। अगला है दोनों गुटों में अधिकाधिक हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दोनों ही क्या थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे, अपना प्रभाव दिखाने के लिए, और ये उन्हें पता था कि युद्ध भी हो सकता है, तो उसके लिए उन्हें हथियार बनाने पड़े। तो अत्यधिक जो पैसा है वो हथियारों पर वो दोनों लगाने लगे। अगला पॉइंट है शीत युद्ध के कारण गुट निरपेक्षता का उदय होना। क्या था कि शीत युद्ध के कारण पूरा जो विषय है दो विरोधी गुटों में बढ़ चुका था, और जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हो रहे थे वो नहीं चाहते थे किसी भी गुट में शामिल होना, क्योंकि वो इतने साल तक जो है गुलामी में रहे और वो गुलाम नहीं होना चाहते थे। वो अपना विकास करना चाहते थे, वो अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते थे। तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया, गुट निरपेक्षता का रास्ता। तो जो गुट निरपेक्षता है उसका उदय शीत युद्ध के कारण ही हुआ। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको सबसे पहले वो वीडियो मिल सके और आप अच्छे नंबरों से पास हो सके। बाय बाय, टेक केयर।